Indian education system before arrival of British in India. बिफोर अराइवल ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया हम बात करते हैं 4th से 6th सेंचुरी की, 4th सेंचुरी टू 6th सेंचुरी। बच्चों ये जो समय था 4th सेंचुरी से 6th सेंचुरी के बीच में, इस समय हमारे देश में शासन था गुप्त वंश का, गुप्त पीढ़। जिसकी स्थापना की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। ये चंद्रगुप्त मौर्य अलग है, ध्यान रखना। ये चंद्रगुप्त प्रथम है जिसने गुप्त वंश की भारत में स्थापना की थी और ये लंबे समय तक भारत में इस वंश ने शासन किया। इस शासन के समय में भारत अपनी समृद्धि की चरम सीमा पर था। इसी काल को भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है। इसी काल में भारत ने साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथ्स, लिटरेचर, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, सब में जो है भारत ने बहुत ही चरम सीमा तक अपनी उन्नति कर रखी थी। लिटरेचर में रामायण और महाभारत जैसे काव्य इसी समय में लिखे गए थे। एक वो गीत आपको याद हो तो, देता न दशमलव भारत, तो भारत ने दशमलव प्रणाली, डेसिमल सिस्टम दिया, वो इसी टाइम पीरियड में दिया गया था। और जो कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो है वो भी भारत ने इसी टाइम दिया था। जीरो कॉन्सेप्ट, डेसिमल सिस्टम। अर्थ जो है वो फ्लैट नहीं है, राउंड है। अर्थ जो है फ्लैट नहीं है, राउंड है। ये भी बात इसी समय में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा बताई गई थी। और अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है, ये बात भी हमारे साइंटिस्ट ने इसी समय बताई थी। यानी इस समय में एस्ट्रोनॉमी में भी बहुत कुछ खोज हुई, साइंस में भी हुई, लिटरेचर में भी हुई। अब बात करते हैं इस समय की इकोनॉमी पे। इस समय भारत की इकोनॉमी बहुत अच्छी थी। भारत के अंदर एम्प्लॉयमेंट का जो सबसे बड़ा साधन था वो था एग्रीकल्चर। जो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट था एग्रीकल्चर था। और दूसरा जो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट था वो था हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट क्या होता है? एग्रीकल्चर के बारे में आप सब जानते ही हैं। हैंडीक्राफ्ट के बारे में डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि यही आगे धीरे धीरे हमारे एसयूपीडब्ल्यू की ओर हमें लेके जाएगा। मैं अब आपको एसयूपीडब्ल्यू के ओरिजिन से बता रहा हूं कि किस तरीके से जो है ये सब्जेक्ट्स को हमारे नेशनल जो हमारा करिकुलम है, जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, इसके अंदर किस तरीके से इसको लिया गया था। हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट का मतलब होता है हाथ की कारीगरी से बनाई हुई वस्तुएं। हाथ की कारीगरी, हाथ की कारीगरी कौन करेगा? एक ये सोचने की बात है। किसी को भी कहो काम करो तो आज की तारीख में वो कहता है कि बिना काम किए यदि कुछ कमाई हो जाए तो सबसे बढ़िया है। ऐसा क्यों हुआ? भी ये दिमाग में बात क्यों घुसी? ये जो मैं बात बता रहा हूं, गुप्त वंश की बात कर रहा हूं, जो 4th से 6th सेंचुरी की बात कर रहा हूं, इस समय लोगों के दिमाग में इस तरह का नहीं था कि कोई शॉर्टकट से कमा लें या कुछ बिना काम किए कमा लें तो अच्छा है, कोई चोरी डकैती के जो है उल्टे सीधे तरीकों से कमा लें। नहीं, यहां था कि समाज में जो व्यक्ति जितना हाथ का अच्छा कारीगर है उसका समाज में उतना ही ज्यादा रेस्पेक्ट होता था। उस आदमी को, उस कारीगर को रेस्पेक्ट की नजरों से देखा जाना, ये उस समाज की सबसे बड़ी खासियत थी। और बच्चों, कोई भी देश जो, या कोई भी देश का प्रत्येक नागरिक, या यूं कहिए जिस देश का हर नागरिक काम करने वाले आदमी का
या जो मेहनत से कमाई करके अपना जीविकोपार्जन करता है उसका रेस्पेक्ट करना शुरू करेगा, तभी उस देश के लोगों में एक तरीके से डिग्निटी ऑफ लेबर पैदा होगी, श्रम के प्रति सम्मान पैदा होगा और वो सब श्रम करेंगे, मेहनत करेंगे। श्रम का मतलब आजकल हम लोग लेते हैं कि केवल ये खड्डे खोदना, मजदूरी करना, ये श्रम नहीं है। ये श्रम का हिस्सा हो सकता है, परंतु एक कारीगर जो होता है, जो अपना दिमाग में जो विचार आया, एक मूर्तिकार है, एक मूर्तिकार के मन में आया कि एक बहुत सुंदर एक मूर्ति बनानी है। विचार तो आपके और मेरे मन में भी आ सकता है, परंतु हम जब बैठते हैं, चाहे पेंटिंग के द्वारा या पेंटिंग बनाएं या हम एक स्कल्पचर बनाएं, एक पत्थर ले लें या लकड़ी ले लें, उसके अंदर जो है कुछ कारीगरी करें, उस समय हमारे हाथ काम नहीं करते। क्यों? हमारे मन में कोई विचार है तो क्या हमारे हाथ हमारे वश में नहीं है? होने चाहिए। हमारे शरीर का अंग है हमारा हाथ। हमारे दिमाग में कोई बात आई, जैसे हमारे दिमाग में कोई बात आती है, कुछ चीज को उठाना है, हमारा हाथ जाता है उस चीज को उठा लेता है, वहां तक तो कहना मानता है हाथ। परंतु मूर्ति के मन में आ गई कि एक मूर्ति बनानी है, एक पत्थर दे दिया, छड़े थोड़ी दे दी, मूर्ति बनाओ। दिमाग में मूर्ति है कि किस तरह की मुझे बनानी है, किसकी बनानी है, परंतु हाथ काम नहीं कर रहे। ये जो एजुकेशन थी कि दिमाग में जो कुछ है वो हाथ करता नहीं है, यही मूल कारण बना बेरोजगारी का। उस समय कारीगरों का बहुत सम्मान होता था। कारीगर अपने आप को एक सम्मानित महसूस करते थे कि वो समाज के अंदर अच्छी अच्छी चीजें बना रहे हैं। वहां पे हैंडीक्राफ्ट का बहुत विकास हुआ और एम्प्लॉयमेंट, सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जो था वो हमारे हैंडीक्राफ्ट में था। हैंडीक्राफ्ट किस किस में होता है? क्ले, मिट्टी के बर्तन बनाना, यह भी एक हैंडीक्राफ्ट में आता है। वुड, लकड़ी से संबंधित काम करना, फर्नीचर बनाना, चाहे मूर्तियां बनाना, चाहे फर्नीचर दरवाजे बनाना, कुछ भी कारीगरी करना। मेटल, मेटल के ऊपर भी जो है जो भी कारीगरी की जाए, जो मेटेलिक हैंडीक्राफ्ट है वो। इसके अलावा क्ले, वुड, मेटल, और बताओ। टेक्सटाइल, कपड़े, सुंदर सुंदर डिजाइन के कपड़े बनाना, सुंदर सुंदर तरीके से वीविंग करना, यह भी एक है हैंडीक्राफ्ट का काम है। कपड़ों के ऊपर अलग अलग तरीके के जो है कढ़ाई के काम करना, यह भी हैंडीक्राफ्ट का काम है। तो इस तरीके से हैंडीक्राफ्ट के अंदर ज्वेलरी, सोने चांदी के आभूषण बनाना, यह भी एक हैंडीक्राफ्ट का हिस्सा है। इस तरीके से ऐसे कई फील्ड थे जिनके अंदर हैंडीक्राफ्ट का बहुत अच्छा काम होता था और कारीगर अपनी मेहनत करके अच्छा खासा पैसा कमाते थे और उससे वो अपना जीविकोपार्जन करते थे और समाज में इज्जत प्राप्त करते थे। और जब समाज कारीगरों की इज्जत करता है, श्रम करने वालों की इज्जत करता है, तो वो समाज हमेशा सर्वश्रेष्ठ होता है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं आती है। अब बात करते हैं हम कि वहां की सरकारों ने या वहां के जो शासक थे उन्होंने किस तरीके से सारा ये मैनेजमेंट कर रखा था। तो उस समय जो मैनेजमेंट था पूरा का पूरा श्रम का, जो एक कारीगरों के द्वारा किए जाने वाले काम का, या यूं कहिए कि इकोनॉमी जो थी, इकोनॉमी जो उस समय की थी, जो रिलेटेड टू हैंडीक्राफ्ट थी, उसको 4 भागों में बांटा गया। नंबर 1, जो भी प्रोडक्ट बनते थे वो नंबर 1 गांव के लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते थे। नंबर 1 विलेज इकोनॉमी। गांव में लोग अपने आवश्यकता की वस्तुएं स्वयं बना लेते थे, चाहे उनको कुछ भी चाहिए, घरों में जो भी बर्तन चाहिए, चाहे कपड़ा चाहिए, चाहे उनको अपने घर के कुछ दरवाजे बनाने हो या मकान बनाना हो, स्वयं आदमी अपने हाथों से कर लेते थे। और ये जो गांव की जो इकोनॉमी थी, विलेज इकोनॉमी, ये गांव के लोगों के लिए उनका जीविकोपार्जन करने के लिए बहुत अच्छी थी। दूसरी थी अर्बन इकोनॉमी। इन सबके अलग अलग नाम हैं, मैं उन डेप्थ में नाम में नहीं जाऊंगा कि किसी का नाम जमीनी है, किसी का नाम डंडी है, तो इस तरह से नाम है, क्योंकि ये अपन हिस्ट्री का पार्ट नहीं पढ़ रहे हैं, अपन पार्ट पढ़ रहे हैं SUPW से संबंधित सारी जानकारी और उसका आज के आत्मनिर्भर भारत से क्या संबंध है, इसके ऊपर डेप्थ में हम जाएंगे, ना कि उस समय के शासकों के द्वारा किसने क्या किया क्या नहीं किया, उस पर नहीं जाएंगे। दूसरी है अर्बन इकोनॉमी।
इसके अंतर्गत जो वस्तुएं बनाई जाती थी वो बेचने के लिए बनाई जाती थी। विलेज इकोनॉमी में वस्तुएं बनती थी जो गांव के लोगों के काम आती थी, खुद के इंडिविजुअल यूज के लिए आती थी। अर्बन इकोनॉमी के अंदर जो चीजें बनती थी वो कारीगर इसलिए बनाते थे ताकि उनको वो बेच सके, बेच के और पैसा कमा सके। तीसरा था, यूं कह लीजिए आप उसको, फाइनेंसर हुआ करते थे लोग जो कारीगरों को पैसा देते थे कि आप वस्तुएं बनाओ। उस समय फाइनेंस का काम होता था, जिनका काम था कि कारीगरों को लोन के रूप में या एडवांस के रूप में पैसे मुहैया उपलब्ध करवाए जाए और उस समय वो उनसे जो भी माल बनता था उस माल को वो हाथों हाथ खरीद लेते थे। और चौथा था, एक तरीके से समझ लीजिए कि जो रॉयल फैमिलीज थी या जो रिच लोग थे, गांव के, शहर के जो भी बड़े बड़े धनाढ्य लोग हुआ करते थे, उनके घरों में डेकोरेशन के लिए, उनके कोई शौक मौज की चीजों के लिए, सुंदरता के लिए कारीगर काम करते थे और ये लोग इन कारीगरों को अच्छा खासा पैसा देते थे। इस तरीके से प्रत्येक आदमी, यदि वो थोड़ा कम स्किल्ड है तो वो विलेज इकोनॉमी में भी काम कर लेता था, उससे ज्यादा वाला अर्बन में जाता था। किसी को थोड़ा काम कम आता था परंतु फाइनेंस होता था, उसके पास पैसा होता था, तो वो लोगों को जो है प्रोत्साहन देता था पैसे देकर के। और चौथा, जो अमीर लोग हुआ करते थे वो कारीगरों को पर्याप्त मात्रा में धनराशि देके और उनकी जो अच्छी अच्छी चीजें बनी हुई थी उनको वो खरीदते थे और उनका जीवन यापन करते थे। कितना श्रेष्ठ था ये सिस्टम, जिसके अंदर हर जगह अपनी आवश्यकता की चीजें तैयार हो जाती थी। आज हम जो आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं उसके अंदर भी यही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वोकल फॉर लोकल, यानी कि स्थानीय वस्तु, स्थानीय लोग मिले, अपनी चीजें बनाए और उसको यदि वो विलेज के लायक है तो विलेज के आवश्यकता के अनुसार बनाए, उनको यदि शहर में बेचना है तो बेचने के लिए बनाए, वो यदि कोई रॉयल या कोई बड़े बड़े धनाढ्य लोगों के लिए बनानी है तो विश्व स्तर पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए, बहुराष्ट्रीय लेवल पे भी उसको बनाया जाए, इंटरनेशनली मार्केट में उसको बेचा जाए। परंतु होना आत्मनिर्भर है, प्रोडक्शन हमारे यहीं होना चाहिए। ये इस गुप्त वंश में होता था और ये हमारे देश का स्वर्णिम काल था जिस समय ये सारा काम होता था। अब हम आते हैं, बात करते हैं ब्रिटिश जब भारत में आए तब क्या हुआ।